मेरे पापा हर दिन ऑनलाइन रहते थे, अलग अलग लड़कियों से फ्लर्ट करते, अपनी खूब तारीफ करते और देखते ही देखते उनकी दर्जनों ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बन जाती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कभी भी किसी से असल जिंदगी में मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे। मुझे इसकी असली वजह तब पता चली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि पापा अपने सारे ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल में मेरी तस्वीरें इस्तेमाल करते थे। उनका कहना था कि उन्हें चिंता थी कहीं बड़े होकर मुझे गर्लफ्रेंड न मिले, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरे लिए संभावित पत्नियों की तलाश शुरू कर दी थी। उस समय मैं क्लास में बैठा था कि अचानक मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। एक के बाद एक दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगीं। स्प्रिंग ब्लॉसम मुझे ऐड करना चाहती थी, रेडी टू फ्लाई मुझे ऐड करना चाहती थी, यहां तक कि विदेशों की सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़कियां भी रिक्वेस्ट भेज रही थीं। पापा उनसे बातें करने के बाद बड़े आराम से कह देते कि उन्होंने नया अकाउंट बना लिया है और फिर उन सभी को मेरे पास भेज देते। सिर्फ प्रोफाइल फोटो और यूजर नेम देखकर ही समझ आ रहा था कि ये लड़कियां काफी अमीर घरों से थीं और हर अगली लड़की पिछली से भी ज्यादा अमीर लग रही थी। इतने सारे अमीर लड़कियों के अचानक मेरे पीछे पड़ जाने का ख्याल आते ही मैं घबरा गया। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानता था। जब वो बढ़ चढ़कर बातें करने लगते थे तब उनकी कोई सीमा नहीं होती थी। अगर सच सामने आ गया तो मेरी हालत खराब हो जाती। मैं घबराहट में चुपचाप बैठा था कि तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी सी सूचना गूंजी। सिस्टम ने मुझे बधाई दी और बताया कि मैं फादर ब्लफ सन प्रॉफिट सिस्टम से जुड़ चुका हूं। मेरे पापा ने अब तक जितनी भी डींगें मारी थीं, अगर मैं उन्हें स्वीकार कर लूं तो वो सब सच बन जाएंगी। सिस्टम मुझे हर जगह चमकने और प्यार पाने में मदद करेगा। यह सुनकर मैं बेहद खुश हो गया। मुझे लगा कि आखिरकार पापा के सारे झूठ किसी काम आने वाले थे। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट खोलनी शुरू की। तभी करीना नाम की एक लड़की का मैसेज आया। उसने बताया कि वो फ्रांस से आई हुई एक एक्सचेंज स्टूडेंट है और उसे ड्रैगन नेशन का एक बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसे फ्रेंच भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए। उसने पूछा कि क्या सच में मेरी फ्रेंच C2 लेवल की है, जैसा उसे बताया गया था। पापा ने उससे क्या क्या कहा होगा, यह सोचकर ही मुझे शर्म आने लगी। लेकिन अगले ही पल मुझे सिस्टम याद आया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने तुरंत जवाब दिया कि हां, मेरी फ्रेंच सच में C2 लेवल की है। जैसे ही मैंने ये कहा, सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। उसने बताया कि मेरे पापा की डींग अब सच बन चुकी है और मुझे SE2 लेवल की फ्रेंच मास्टरी मिल गई है। उसी पल मेरे दिमाग में ज्ञान का सैलाब उमड़ पड़ा। जो फ्रेंच शब्द पहले किसी अनजानी लिपि जैसे लगते थे, अब उन्हें देखते ही उनका मतलब समझ आने लगा। उन्हें पढ़ना मेरी अपनी भाषा पढ़ने जितना आसान हो गया। तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। लड़की ने लिखा कि वो पहले से ही मेरे कॉलेज के गेट पर मेरा इंतजार कर रही है। ये पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। स्प्रिंग ब्लॉसम सीधे मेरे कॉलेज कैसे पहुंच गई? क्या पापा ने उसे मेरा कॉलेज भी बता दिया था? ये सब तो सिर्फ ऑनलाइन होना था। असल जिंदगी में मिलने की बात कब हुई थी? उधर वो लगातार मैसेज भेज रही थी और पूछ रही थी कि मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा और क्या अब उससे मिलना नहीं चाहता। मैंने फोन की तरफ देखा और बेबस होकर एक लंबी सांस ली। फिर उसे जवाब दिया कि मैं अभी क्लास में हूं और इस समय मिलना मुश्किल है। बस एक और क्लास बाकी है, उसके बाद मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। उसी समय मेरे बगल में बैठे लड़के ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और बताया कि टीचर मुझे बुला रही हैं। प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखे विदेशी टेक्स्ट का अनुवाद करने को कहा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और कहा कि मैं कर सकता हूं। फिर बोर्ड के पास जाकर चौक उठाई और बिल्कुल सही जवाब लिख दिया। मेरी परफेक्ट ग्रामर और टेंस देखकर टीचर भी हैरान रह गई। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ छात्रों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान खुद फ्रेंच प्रोफेसर थीं। ये उनका अचानक पूछा गया सवाल था और मैंने उसका हर हिस्सा बिल्कुल सही हल कर दिया था। उनके चेहरे पर साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। आखिर में उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मुझे उनकी क्लास में जो चाहूं करने की आजादी है। मुझे उनके असाइनमेंट भी पूरे करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। सबको समझ आ गया कि मैं सच में फ्रेंच जानता हूं। कुछ लोग तो प्रोफेसर और मेरी बातचीत का एक शब्द भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो उनकी क्षमता से कहीं ऊपर की फ्रेंच थी। छात्रों के लिए इसका मतलब साफ था कि अब मैं चाहूं तो क्लास में आऊं या न आऊं,
फैसला पूरी तरह मेरा होगा। क्लास खत्म होने के बाद भी सभी छात्र उसी बारे में बातें कर रहे थे। सब कह रहे थे कि आज फ्रेंच क्लास में मैंने कमाल कर दिया। तभी किसी ने लूना से पूछा कि क्या उसने कभी नहीं कहा था कि मैं उसे लंबे समय से पसंद करता था। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद मैंने फ्रेंच सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए सीखी होगी। लूना का ध्यान पुराने दिनों की तरफ चला गया। उसे याद आया कि मैं कई सालों से उसे पसंद करता था, यहां तक कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका भी छोड़ दिया था और जानबूझकर उसी कॉलेज में दाखिला लिया था जहां वो आई थी। लेकिन कॉलेज शुरू होने के बाद मैं अचानक बदल गया था। मैंने उसके पीछे घूमना बंद कर दिया था। त्योहारों और खास मौकों पर उसे तोहफे देना भी छोड़ दिया था। उसे लगा था कि शायद मैंने आखिरकार हार मान ली है। लूना ने बेपरवाही से कहा कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। उसके मुताबिक मैंने जानबूझकर फ्रेंच में इतना अच्छा प्रदर्शन किया ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। चलते चलते उसने कहा कि बाद में मुझे मैसेज करके सब साफ कर देगी और मुझे ऐसी बेवकूफियां बंद कर देनी चाहिए। उधर मैं किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ लोगों ने मुझे देखकर कहा कि ये तो वही फ्रेंच का जीनियस है और लगता है उसे कहीं जल्दी जाना है। उन्होंने सोचा कि जब मुलाकात हो ही गई है तो अभी सारी बात साफ कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी तरफ आते कुछ लोगों को देखकर हैरानी से पूछता हूं कि क्या मैं उनकी किसी तरह मदद कर सकता हूं। आसपास के छात्रों को तुरंत महसूस हो गया कि यहां कुछ होने वाला है, इसलिए देखते ही देखते काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी लूना आगे बढ़ी और बोली कि उसे मुझसे कुछ कहना है। उसने कहा कि अब से मुझे उसके लिए ऐसी अजीब हरकतें करना बंद कर देना चाहिए जैसे आज फ्रेंच क्लास में किया था। उसके मुताबिक मैंने ये सब सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए किया था, लेकिन उसके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी। उसने साफ कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं और मुझे अब बड़ा होकर अपनी ऊर्जा उस पर बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। मैंने तुरंत पूछा कि आखिर किसने कहा कि मैंने फ्रेंच उसे प्रभावित करने के लिए सीखी है। तभी मेरा दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसने साफ शब्दों में कहा कि मैंने फ्रेंच लूना के लिए नहीं सीखी। इतना सुनते ही लूना हैरान रह गई। मेरे दोस्त ने बताया कि मैं हाल ही में एक फ्रेंच एक्सचेंज स्टूडेंट को डेट कर रहा हूं, इसलिए फ्रेंच सीख रहा था। उसने ये भी कहा कि उसने क्लास के दौरान हमारे मैसेज खुद देखे थे। ये सुनकर लूना अंदर तक चौंक गई, लेकिन उसका घमंड उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ बहाना है। उसने ताना मारते हुए कहा कि कौन यकीन करेगा कि जो लड़का सालों तक उसके पीछे घूमता रहा, उसकी अचानक कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। आसपास खड़े लोग भी समझ गए कि अब लड़ाई होने वाली है। मैंने तुरंत हाथ उठाकर अपने दोस्त को शांत किया ताकि बात और न बढ़े। तभी अचानक एक लग्जरी कार हमारे सामने आकर रुकी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने पहचान लिया कि वो एक फेरारी थी और उसकी कीमत करोड़ों में थी। सब सोच रहे थे कि आखिर उसमें कौन बैठा है। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे माफी मांगी कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई और फिर खुद को स्प्रिंग ब्लॉसम बताया। मैं भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही स्प्रिंग ब्लॉसम है। उसकी खूबसूरती देखकर आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वो बिल्कुल एक प्रेमिका की तरह मुझसे बात करने लगी। उसने शिकायत की कि आज मुझे बाहर आने में देर हो गई और उसे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा कि चलो खाना खाने चलते हैं। उसने पूछा कि क्या मैं उसे स्पाइसी हॉट पॉट खिलाने ले जाऊंगा। मैंने हामी भर दी और कहा कि उसी स्टॉल पर चलते हैं जहां हम हमेशा जाते हैं। यह सुनकर वो खुश हो गई और फिर हम दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। हमारे जाते ही पीछे खड़े लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। जिस लड़की ने करोड़ों की फेरारी में आकर मुझे लिया था, वो मेरी गर्लफ्रेंड निकली। उनकी बातों से ऐसा भी लग रहा था कि वो रोज मुझे लेने आती है। बस किसी का ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया था। उधर लूना की आंखों में आंसू भर आए। अब उसे समझ आ गया था कि मैंने फ्रेंच उसके लिए नहीं सीखी थी। मेरे जीवन में उससे कहीं बेहतर कोई आ चुका था। उसे एहसास हुआ कि वो इतने समय से सिर्फ खुद को ही गलतफहमी में रखे हुए थी। लेकिन तब तक मैं वहां से बहुत दूर जा चुका था और मुझे इन बातों की कोई खबर नहीं थी। कार में बैठने के बाद सोफी मुझसे बातें करने लगी। उसने कहा कि मैं असल जिंदगी में ऑनलाइन वाली अपनी छवि से काफी अलग हूं। ऑनलाइन मैं बहुत बातूनी था,
लेकिन आमने सामने मिलते ही शर्मीला हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं असहज हो गया। सच तो यह था कि मैं खूबसूरत लड़कियों के सामने हमेशा घबरा जाता था और ठीक से बात नहीं कर पाता था। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब तक उससे ऑनलाइन बातें मैं नहीं बल्कि मेरे पापा कर रहे थे। मैंने बात बदलते हुए कहा कि वो भी अपने ऑनलाइन प्रोफाइल जैसी नहीं लगती। उसने हंसकर पूछा कि क्या मैं उसके यूजर नेम और तस्वीर की बात कर रहा हूं। फिर उसने बताया कि आजकल लोगों को सरप्राइज देना एक ट्रेंड बन गया है। इसके बाद उसने कहा कि वो कुछ देर से दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि मैं लूना से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने मेरी मदद करने के लिए पूरा नाटक किया था। फिर उसने कहा कि अब जबकि उसने मेरी मदद की है, मेरी बारी है उसकी मदद करने की। इसके बाद उसने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम सोफी है, उसकी उम्र 24 साल है और फिलहाल वो अपने पिता की कंपनी शेन वेंचर्स में काम करती है। ये नाम सुनते ही मैं अंदर तक हिल गया। शेन वेंचर्स दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक थी और सोफी इतिहास की सबसे युवा अरबपति सीईओ मानी जाती थी। अब मुझे समझ आ गया कि वो सचमुच एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती है। मैंने अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरा नाम ईथन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कोस्टल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली कि ये सारी बातें तो मैं उसे पहले ही ऑनलाइन बता चुका हूं। फिर उसने बिना समय गंवाए अपनी असली समस्या बताई। उसने कहा कि उसका परिवार लगातार उस पर शादी का दबाव डाल रहा है, जबकि वो अभी डेटिंग तक नहीं करना चाहती थी। उसके माता पिता बार बार उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे और वो इस सब से परेशान हो चुकी थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि किसी अजनबी से मिलाने के बजाय वो खुद किसी को चुनेगी। ऑनलाइन हमारी अच्छी बातचीत हुई थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उसका नकली बॉयफ्रेंड बन जाऊं और उसके परिवार को संभालने में मदद करूं। उसने भरोसा दिलाया कि काम पूरा होने के बाद मैं जो चाहूं मांग सकता हूं। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी झिझक देखकर उसने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो मुझे एक शानदार नौकरी भी दिला सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी बात मान ली। मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कहीं मेरा भेद खुल गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वो और भी खुश हो गई। उसने कहा कि मुझे बस उसके माता पिता से उसी तरह बात करनी है जैसे मैं उससे ऑनलाइन बात करता था। उसके माता पिता बॉयफ्रेंड चाहते थे, इसलिए वो उन्हें ऐसा बॉयफ्रेंड दिखाने वाली थी जो सबसे बढ़ चढ़कर बातें करता हो। उसकी बात सुनकर मुझे तुरंत याद आया कि ऑनलाइन बातें तो मेरे पापा करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि पुराने मैसेज पढ़कर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या कहा गया था। लेकिन सोफी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद मुझे याद दिला देती है। उसने पूछा कि क्या मैंने उसे पहले नहीं बताया था कि मैं भविष्य में आने वाले सबसे बड़े इंडस्ट्री ट्रेंड्स का पहले से अंदाजा लगा सकता हूं। आखिरकार ये मेरे पापा की किसी डींग से जुड़ी बात थी, इसलिए मैंने बिना हिचकिचाए उसकी पुष्टि कर दी। मैंने कहा कि हां, मैं अगले बड़े ट्रेंड का अंदाजा लगा सकता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। उसने मुझे फॉर्च्यून आई नाम की क्षमता दे दी, जिसकी मदद से मैं भविष्य के सफल उद्योगों को पहले ही पहचान सकता था और सही समय पर निवेश करके भारी मुनाफा कमा सकता था। सोफी ने मेरी तरफ उत्सुकता से देखा और कहा कि जब हम उसके घर पहुंचेंगे तो मुझे उसके माता पिता से निवेश के बारे में भी बात करनी होगी। फिर उसे अचानक एक और बात याद आई। उसने कहा कि मैंने कभी उसे यह भी बताया था कि मैं किसी भी एंटीक या खजाने को देखते ही असली और नकली में फर्क बता सकता हूं। यह सुनकर मेरे मन में अजीब भावनाएं उठने लगीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पापा ने आखिर कितनी बढ़ चढ़कर बातें की थीं। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। मैंने फिर से उसकी बात की पुष्टि कर दी और कहा कि हां, मैं एक नजर में असली और नकली पहचान सकता हूं। तुरंत सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार मुझे अप्रेजर आई नाम की क्षमता मिल गई, जिससे मैं किसी भी एंटीक या खजाने की असलियत देख सकता था। सूचना खत्म होते ही मेरे पास एक और नई शक्ति आ चुकी थी। सोफी ने बताया कि उसके पिता को पुरानी पेंटिंग्स और सुलेख इकट्ठा करने का बहुत शौक है, इसलिए मेरी ये क्षमता उनके सामने काफी काम आएगी। उसी समय उसने मन ही मन सोचा कि उसने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो हर विषय में खुद को विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन असल में उनके पास कुछ नहीं होता। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि घर पहुंचने के बाद मैं निवेश और एंटीक चीजों पर उसके पिता के सामने कैसी बड़ी बड़ी बातें करूंगा और तब उसके माता पिता के चेहरे देखने लायक होंगे।
कुछ देर बाद हम एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचे और कार पार्क कर दी। जैसे ही सोफी बाहर निकली, उसकी नजर गेट के पास खड़ी एक दूसरी लग्जरी स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। बिना कुछ कहे वह मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में पहले से कई सजे धजे और प्रभावशाली लोग बैठे हुए थे। हमें देखते ही एक महिला तुरंत खड़ी हो गई। उसने सोफी का स्वागत किया और फिर मेरी तरफ देखकर पूछा कि मैं कौन हूं। सोफी ने बिना झिझक कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए जम गए। सोफे पर बैठा एक तेज तर्रार दिखने वाला युवक हैरानी से पूछ बैठा कि आखिर सोफी का बॉयफ्रेंड कब से हो गया और उसे इसकी खबर क्यों नहीं थी। सोफी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा कि उसे सिर्फ उसके माता पिता ही उस खास नाम से बुला सकते हैं, कोई और नहीं। युवक थोड़ा असहज हो गया और सफाई देने लगा। तभी सोफी की मां ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि सोफी अपने बॉयफ्रेंड को घर ला रही है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर मेरा नाम पूछा। मैंने विनम्रता से अपना परिचय दिया और बताया कि मेरा नाम ईथन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कोस्टल यूनिवर्सिटी में एक्वाकल्चर की पढ़ाई करता हूं। इतना सुनते ही उस युवक ने मुस्कुराकर ताना मारा कि उनके बटलर का बेटा भी यही पढ़ा था और अब बाजार में सीफूड बेचता है। मैं उसका इशारा समझ गया, लेकिन मैंने सिर्फ शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। दूसरी तरफ मिस्टर शेन चुपचाप चाय पीते रहे और कुछ नहीं बोले। तभी उस युवक ने एक खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बा खुलते ही उसके अंदर एक जेड का 3 पैरों वाला दुर्लभ पात्र दिखाई दिया। उसने बताया कि यह किंग राजवंश का 3 रैम्स व्हाइट जेड ट्राइपॉड है, पॉड, जिसे वह विदेश के एक कलेक्टर से लाया है और मिस्टर शेन की कलेक्शन के लिए उपहार स्वरूप देना चाहता है। यह सुनकर सब प्रभावित हो गए। मिस्टर शेन ने भी कहा कि ऐसी चीजें काफी दुर्लभ होती हैं। युवक ने विनम्रता से कहा कि ऐसी वस्तु का असली मूल्य सिर्फ मिस्टर शेन जैसे व्यक्ति ही समझ सकते हैं। आखिरकार मिस्टर शेन ने उपहार स्वीकार कर लिया। फिर युवक ने मेरी तरफ देखकर व्यंग्य किया और कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो आज इतनी दुर्लभ चीज को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। शायद जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका न मिले। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पास अब अप्रेजर आई की शक्ति थी और मैं उसे आजमाना चाहता था। मैंने ट्राइपॉड हाथ में लिया, ध्यान से देखा और कुछ क्षण बाद कहा कि यह वस्तु किंग राजवंश की नहीं लगती। मेरे हिसाब से ये एक आधुनिक नकली प्रतिकृति है। मेरी बात सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। मिस्टर शेन ने उत्सुकता से पूछा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। मैंने समझाया कि मेढ़ों के सींगों पर बने बारीक पैटर्न में अत्यधिक पॉलिशिंग के निशान दिखाई दे रहे हैं। पूरी सतह को कृत्रिम रूप से पुराना दिखाने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया गया है। मेरी राय में यह कंप्यूटर डिजाइन की गई, मशीन से तराशी हुई और बड़े पैमाने पर बनाई गई क्वार्ट्ज की वस्तु है। सीधी भाषा में कहूं तो यह किसी फैक्ट्री में बना सस्ता सामान है जिसकी कीमत $20 से भी कम होगी। यह सुनते ही युवक का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा कि उसने इसके लिए लाखों खर्च किए हैं और मैं उसे $20 की चीज बता रहा हूं। उसके अनुसार मुझे बिना जानकारी के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने शांत भाव से अपना फोन निकाला और उसे एक तस्वीर दिखाई। फिर कहा कि उसने कभी एक मशहूर कार्टून देखा है या नहीं। इसके बाद मैंने ट्राइपॉड पर बने तीनों मेढ़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल उसी कार्टून के किरदारों जैसे दिख रहे हैं। वह कुछ पल के लिए चुप रह गया क्योंकि समानता सचमुच साफ दिखाई दे रही थी। मैंने हंसते हुए कहा कि अब सिर्फ 2 ही संभावनाएं बचती हैं, या तो वो कार्टून के किरदार किंग राजवंश में मौजूद थे या फिर ये वस्तु नकली है। अब उसके पास जवाब देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि उसने फिर भी बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह सच्चाई समझ चुका है। मैंने मजाक में सलाह दी कि अगली बार महंगी चीज खरीदने से पहले कुछ और कार्टून देख लिया करे ताकि दोबारा ठगा ना जाए। मेरी बात सुनकर सोफी और उसकी मां अपनी हंसी नहीं रोक सकी। दूसरी तरफ मिस्टर शेन ने ट्राइपॉड वापस डिब्बे में रख दिया और विनम्रता से कहा कि वह इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकते। युवक ने शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी और कहा कि उसे सच में नहीं पता था कि यह नकली है। मिस्टर शेन ने उसे दोष नहीं दिया और हल्के मजाक में कहा कि ऐसा तब होता है जब इंसान पर्याप्त कार्टून नहीं देखता। उसका चेहरा और भी खराब हो गया।
माहौल हल्का होने के बाद मिस्टर शेन ने मुझसे कहा कि चूंकि मुझे एंटीक वस्तुओं की इतनी अच्छी समझ है तो मैं उनकी कुछ और चीजें भी देखकर राय दूं। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई वस्तुएं मेरे सामने रखीं। मैंने हर वस्तु की पहचान सही तरीके से बताई। कभी किसी घंटी के आकार वाले पेंडेंट की जानकारी दी तो कभी किसी प्राचीन सजावटी वस्तु की। एक वस्तु को देखकर मैंने बताया कि वह किसी ताओवादी पुजारी की टोपी का आभूषण है और उस पर 5 पवित्र पर्वतों का नक्शा उकेरा गया है। मेरी हर बात सही निकल रही थी। मेरी जानकारी देखकर मिस्टर शेन काफी खुश हुए और खुलकर हंसने लगे। फिर उन्होंने बातचीत का विषय बदलते हुए कहा कि शेन वेंचर्स और झाओ परिवार लंबे समय से साझेदार रहे हैं। आज ये युवक एक नए प्रोजेक्ट में संयुक्त निवेश की बात करने आया है। अब जबकि सोफी भी घर आ गई है तो सब मिलकर इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद युवक ने अपना प्रोजेक्ट समझाना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी कंपनी प्रीमियम ई स्पोर्ट्स एक्सेसरीज मार्केट में उतरने वाली है। उनका लक्ष्य प्रोफेशनल गेमिंग माउस और कीबोर्ड के किफायती बंडल बनाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 100 मिलियन की फंडिंग चाहिए और बदले में वह 50% शेयर देने को तैयार है। उसने दावा किया कि पुरुष गेमर्स के बीच ऐसे उत्पादों की भारी मांग है और कम कीमत में प्रोफेशनल अनुभव देने वाला उत्पाद निश्चित रूप से बड़ी सफलता हासिल करेगा। मिस्टर शेन ने प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ा। कुछ ही देर बाद उन्होंने फाइल बंद कर दी, लेकिन कोई राय नहीं दी। कमरे का माहौल फिर से गंभीर हो गया। तभी मैंने पहली बार अपनी बात रखी। मैंने कहा कि अगर सिर्फ किफायती गेमिंग एक्सेसरीज बनाने के लिए 100 मिलियन की जरूरत है तो यह बात खुद ही अजीब लगती है। मेरी बात सुनकर युवक भड़क उठा। उसने अपने अनुभव और शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि वह एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है और पिछले 2 सालों से इसी उद्योग में काम कर रहा है। फिर उसने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा कि क्या मुझे मैकेनिकल की स्विच या गेमिंग सेंसर जैसी चीजों के बारे में भी कोई जानकारी है। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसका विश्लेषण बिल्कुल सही है और अगर मुझे इस क्षेत्र की समझ नहीं है तो मुझे बीच में बोलकर सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मिस्टर शेन ने माहौल शांत करने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राय अलग है तो मुझे खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपनी सोच रखने का अधिकार है। फिर उन्होंने सीधे मुझसे पूछा कि आखिर मुझे इस प्रोजेक्ट में क्या समस्या दिखाई दे रही है। यही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा कि ऊपर से देखने पर यह प्रोजेक्ट पुरुष गेमर्स को लक्ष्य बनाता हुआ लगता है, लेकिन असल में इसकी बुनियाद में कई बड़ी कमियां हैं। मेरी नजर में इसमें निवेश करना पैसे को सीधे पानी में बहाने जैसा होगा। मेरी बात सुनते ही युवक का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि यह बिल्कुल बेतुकी बात है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पहले ही एक पेशेवर टीम द्वारा किया जा चुका है। मेरी बात सुनकर वह तुरंत भड़क उठा और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं इतना भरोसे से कह रहा हूं तो मुझे अपने दावे का सबूत देना होगा। मैंने बिना घबराए उसकी तरफ देखा और एक एक करके उसकी योजना की कमियां गिनानी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने कहा कि उनके पास कोई वास्तविक कोर टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जिन प्रोफेशनल स्विच की वो बात कर रहे हैं वे असल में साधारण कॉपी प्रोडक्ट हैं और किसी भी तरह से प्रोफेशनल स्तर के विकल्प नहीं बन सकते। फिर मैंने बताया कि 100 मिलियन की फंडिंग में से लगभग आधा पैसा सिर्फ विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च हो जाएगा। ऐसे में असली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद मैंने तीसरी समस्या बताई। बजट ई स्पोर्ट्स गियर का बाजार पहले से ही बेहद भीड़-भाड़ वाला था। उनके पास ऐसा कोई खास फायदा नहीं था जो उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाता। आखिर में मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। आने वाले 2 वर्षों का असली ट्रेंड सस्ते वायर्ड उत्पाद नहीं, बल्कि हल्के और वायरलेस गेमिंग डिवाइस होने वाले थे। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर शेन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और दोनों ने जैसे बिना बोले ही एक दूसरे की राय समझ ली। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि प्रोफेशनल गेमर्स के लिए सबसे जरूरी चीज सटीकता और भरोसेमंद प्रदर्शन होता है। तभी मिसेस शेन भी चर्चा में शामिल हो गईं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को गेमिंग गियर खरीदते समय सबसे ज्यादा स्विच की फील और वायरलेस स्थिरता की परवाह होती है। सस्ते पुर्जों से बने बजट प्रोडक्ट्स को वे हाथ तक नहीं लगाते क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। ये सुनते ही डेरेक पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा।
उसने गुस्से में कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं और सारी बातें बना रहा हूं। उसके अनुसार लोग हमेशा सस्ते और ज्यादा वैल्यू वाले गेमिंग उत्पाद पसंद करते हैं, इसीलिए उनका प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और उसे पिछले 3 महीनों की मार्केट रिसर्च रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा कि निवेश सिर्फ उत्साह या कल्पनाओं के आधार पर नहीं किया जाता, उसके लिए वास्तविक आंकड़े और असली मांग की जरूरत होती है, वरना पैसा डूबना तय है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मिस्टर शेन ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मेरी राय काफी तार्किक लगती है। उनके अनुसार इस ई स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में जोखिम बहुत ज्यादा था, इसीलिए शेन वेंचर्स इसमें निवेश नहीं करेगा। यह सुनते ही डेरेक के सारे सपने टूट गए, लेकिन हार मानने से पहले उसने आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि वे अपनी योजना में बदलाव कर सकते हैं और फोकस हल्के वायरलेस गेमिंग गियर पर ले जा सकते हैं। उसने लगभग विनती करते हुए एक और मौका मांगा, लेकिन मिस्टर शेन ने शांत स्वर में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो टीम बाजार की दिशा तक नहीं समझ पा रही, उसकी समस्या सिर्फ एक प्रस्ताव बदल देने से हल नहीं होगी। उन्हें वापस जाकर शुरुआत से रिसर्च करनी चाहिए। सोफी ने मेरी तरफ देखकर राहत की सांस ली। उसने कहा कि अगर मैं वहां मौजूद नहीं होता तो उसके पिता 50 मिलियन गंवा सकते थे। डेरेक की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने कहा कि अगर शेन वेंचर्स निवेश नहीं करना चाहता तो वह अब चलता है। जाते जाते उसने चेतावनी भी दी कि एक दिन यही प्रोजेक्ट बहुत सफल होगा और तब सबको पछताना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर शेन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस आराम से चाय की एक चुस्की ली। अब न उसके शब्दों की कोई कीमत थी और न उसकी योजना की। अपनी लकड़ी की पेटी उठाकर डेरेक वहां से निकल गया, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पेटी जमीन पर दे मारी, फिर दांत पीसते हुए मुझे कोसने लगा। उसके मुताबिक मैंने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अब वह मुझे इसकी कीमत चुकवाएगा। उसने तुरंत कुछ लोगों को मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करने और मुझे सबक सिखाने का आदेश दे दिया। उधर हवेली के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। सोफी मेरी तारीफ करते नहीं थक रही थी। उसने कहा कि मुझे सिर्फ एंटीक चीजों की ही नहीं बल्कि बाजार और निवेश की भी गहरी समझ है। यहां तक कि शेन वेंचर्स के प्रोफेशनल विश्लेषकों से भी मेरी राय ज्यादा सटीक निकली। फिर उसने बताया कि उसके बच्चे काफी समय से ऐसा गेमिंग माउस चाहते हैं जो हल्का, वायरलेस और इस्तेमाल में बेहतरीन हो, लेकिन उन्हें अब तक सही विकल्प नहीं मिला। मैं मुस्कुराया और कहा कि मैंने काफी पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि हल्के वायरलेस गेमिंग उपकरण ही अगला बड़ा ट्रेंड बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, मैंने इस दिशा में एक पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार कर रखा है। मैंने विस्तार से बताया कि मेरा फोकस प्रोफेशनल स्तर के हल्के वायरलेस ई स्पोर्ट्स उपकरणों पर होगा। इनमें कस्टम स्विच, बेहद कम लेटेंसी कनेक्शन, अनावश्यक फीचर्स से मुक्त डिजाइन, उच्च अनुकूलता और कीमत के मुकाबले शानदार प्रदर्शन होगा। यही वे चीजें हैं जिन्हें आज के पुरुष गेमर्स सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मेरी बात सुनकर मिस्टर शेन की रुचि और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट चाहिए और इसे लागू कैसे किया जाएगा। मैंने बताया कि स्थानीय बाजार और उपभोक्ता मांग को देखते हुए शुरुआती चरण में सिर्फ 5 मिलियन पर्याप्त होंगे। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कोर स्विच टेक्नोलॉजी, लो लेटेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम, सीमित उत्पादन और ऑनलाइन बिक्री चैनल तैयार करने में किया जाएगा। महंगे विज्ञापनों और ऑफलाइन स्टोर्स पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने आत्मविश्वास से कहा कि मुझे अच्छी तरह पता है कि पुरुष ग्राहकों को खरीदारी के लिए क्या प्रेरित करता है, इसलिए मैं तेजी से एक सफल उत्पाद तैयार कर सकता हूं। मेरे अनुमान के अनुसार पहला उत्पाद 3 महीनों में बाजार में आ जाएगा और 6 महीनों के भीतर लाभ कमाना शुरू कर देगा। मेरी बात पूरी होते ही मिस्टर शेन ने बिना देर किए फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि 5 मिलियन की पूरी फंडिंग तुरंत मंजूर है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व मैं करूंगा और शेन वेंचर्स मुझे रिसर्च टीम, मैन्युफैक्चरिंग चैनल और संचालन संबंधी सभी संसाधन उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि पहला कारण यह है कि मेरी समझ और व्यावसायिक दृष्टि उन्हें पूरी तरह भरोसा दिलाती है। दूसरा कारण यह है कि वह इसे मेरी तरफ अपना स्वागत उपहार मानते हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं और सोफी एक दूसरे का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। मिसेस शेन ने भी मेरा समर्थन किया और कहा कि भविष्य में मुझे किसी भी तरह की मदद
चाहिए हो तो मैं बेहिचक उनसे कह सकता हूं। वह तो अभी से मेरे उत्पाद को देखने के लिए उत्साहित थीं और अपने बच्चों के लिए उसका एक सेट खरीदने की बात भी करने लगीं। एक ही मुलाकात में मैंने अपनी एंटीक पहचानने की क्षमता साबित कर दी थी। बाजार विश्लेषण से सबको प्रभावित कर दिया था और 5 मिलियन का निवेश भी हासिल कर लिया था। मैंने दोनों का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उन्हें निराश नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मिस्टर और मिसेस शेन हमें बाहर तक छोड़ने आए। मैं सोफी की कार में बैठ गया और वह मुझे वापस यूनिवर्सिटी छोड़ने निकल पड़ी। रास्ते भर मेरे फोन पर लगातार नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहीं। ये सभी मेरे पापा की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड्स थीं, जिन्हें अब मेरे पास भेजा जा रहा था। सोफी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऑनलाइन मैंने उससे कहा था कि मैं एक नजर में नकली एंटीक पहचान सकता हूं और भविष्य के बड़े ट्रेंड का अंदाजा लगा सकता हूं। उस समय उसे लगा था कि मैं सिर्फ डींगे मार रहा हूं, लेकिन आज सब कुछ सच साबित हो गया, खासकर ई स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर मेरी राय ने उसके पिता तक को प्रभावित कर दिया था। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि सिर्फ बातें बनाने का कोई फायदा नहीं होता। जो कुछ मैंने उससे कहा था वह सब सच था। फिर मैंने कहा कि असल में आज उसे मेरा धन्यवाद लेना चाहिए। वह हैरान होकर पूछने लगी कि आखिर किस बात के लिए। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसके कारण ही मुझे उसके पिता से 5 मिलियन की फंडिंग मिल गई। इससे मेरा हल्का वायरलेस गेमिंग गियर प्रोजेक्ट शुरू हो सकेगा, वरना मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता। मेरी बात सुनकर वह अचानक चौंक गई। उसे लगा था कि शायद मैं सिर्फ नकली बॉयफ्रेंड बनने के बदले 5 मिलियन लेने वाला था। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा कि बात वैसी बिल्कुल नहीं थी। सोफी मुस्कुराते हुए बोली कि वह मुझे नकली बॉयफ्रेंड बनाने के लिए 5 मिलियन देने वाली नहीं थी। उसका असली बजट तो सिर्फ 1 लाख के आसपास था। लेकिन अब जब उसके पिता मेरे प्रोजेक्ट में 5 मिलियन निवेश कर चुके थे, तो बदले में मुझे पूरे 1 साल तक उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा। उसने मजाक में कहा कि इसे सालाना सब्सक्रिप्शन समझ लिया जाए। फिर उसने कुछ नियम भी बता दिए। उसने कहा कि कॉलेज में मैं जिसे चाहूं डेट कर सकता हूं, उसे उससे कोई समस्या नहीं होगी और वह मेरी लव लाइफ में बिल्कुल दखल नहीं देगी। अकेले में मुझे उसे सोफी कहना होगा, जबकि उसके माता पिता के सामने हमेशा सौफ कहना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि जब भी उसे मेरी जरूरत हो, मुझे तुरंत पहुंचना होगा। उसके माता पिता मुझे बहुत पसंद करने लगे थे और अब वे मुझे अक्सर डिनर पर बुलाने वाले थे। अगर मैं बार बार मना करता तो बात अजीब लगती। मैंने भी हंसते हुए कहा कि जब पैसे लग चुके हैं तो काम भी ठीक से करना पड़ेगा। यह सौदा मुझे मंजूर था। कुछ देर बाद हम यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए। जैसे ही मैं कार से उतरा, आसपास मौजूद छात्रों की आंखें फटी रह गईं। कई लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए और तस्वीरें लेने लगे। मैं अभी ठीक से बाहर निकला भी नहीं था कि मेरा दोस्त दौड़ता हुआ आ गया। उसने हैरानी से पूछा कि आखिर मैंने इतनी अमीर लड़की को कैसे पटाया। उसके हिसाब से मैं एक ही दिन में 20 साल की मेहनत बचा चुका था। फिर उसने फ्रेंच क्लास की बात छेड़ दी और कहा कि आज तो मैंने कमाल कर दिया था, यहां तक कि प्रोफेसर भी दंग रह गई थीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। सोफी सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्त थी और हमारा रिश्ता पूरी तरह साफ सुथरा था। मैंने यह भी कहा कि मेरी फ्रेंच इसलिए अच्छी हुई क्योंकि मैं हाल ही में काफी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने याद दिलाया कि कुछ घंटे पहले वही लड़की मुझे सबके सामने प्यार से बुला रही थी। फिर उसने स्पाइसी हॉट पॉट वाली बात भी उठा दी। उसके हिसाब से जो लोग साथ में कई बार खाना खा चुके हों, वे सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मैंने फिर समझाने की कोशिश की कि हमारा रिश्ता भाई बहन जैसा है, लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी। मैंने उसे बताया कि मुझे 5 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है और मैं अपना हल्का वायरलेस गेमिंग गियर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं। अब मैं आधिकारिक रूप से एक स्टार्टअप फाउंडर था। यह सुनते ही वह उछल पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी बड़ी फंडिंग मिल गई है। फिर उसने उत्साह से पूछा कि पहला प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा। उसने मजाक में खुद को पहला ग्राहक भी घोषित कर दिया। मैंने बताया कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो लगभग 3 महीने में पहला प्रोडक्ट बाजार में होगा। हम दोनों बातें करते हुए हॉस्टल की तरफ लौटने लगे, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं था कि 2 लड़कियां पूरे रास्ते हमारा पीछा कर रही थीं। उन दोनों ने हमारी बातचीत सुन ली थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि फेरारी वाली लड़की सिर्फ एक बहन जैसी दोस्त है और फ्रेंच एक्सचेंज स्टूडेंट भी सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्त है।
उनके हिसाब से इसका मतलब साफ था कि ईथन अब भी सिंगल था। उधर दूसरी तरफ लूना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका मन बार बार पुरानी यादों में भटक रहा था। ईथन के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, उसका मूड अचानक बेहतर हो गया। उसे लगने लगा कि वही सही थी। उसके अनुसार फ्रेंच एक्सचेंज स्टूडेंट वाली बात शायद सिर्फ ऑनलाइन चैट तक ही सीमित थी। उसे तो यहां तक लगा कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं ताकि वह जलन महसूस करे और मेरे साथ रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। उसकी रूममेट ने भी कहा कि शायद मुझे उससे खुलकर बात कर लेनी चाहिए। लेकिन दिन में जो बेइज्जती हुई थी, उसे याद करके लूना अपना घमंड निगल नहीं पा रही थी। रात काफी देर हो चुकी थी। जब उसकी रूममेट्स सो गईं, तब उसने आखिरकार फोन उठाया और मुझे मैसेज करने का फैसला किया। उसने लंबा चौड़ा संदेश टाइप किया और भेज दिया। लेकिन भेजते ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया कि पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करवानी होगी। तभी उसे पता चला कि मैंने उसे अपने कॉन्टैक्ट से हटा दिया है। ये देखते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने गुस्से और दुख में फोन एक तरफ रख दिया और पूरी तरह खोई हुई सी बैठी रह गई। उधर मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ लगातार मैसेजों का जवाब दे रहा था। तभी अचानक एक नई चैट नोटिफिकेशन सामने आई। नाम देखते ही मैं सीधा बैठ गया। मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि सेरेना सॉन्ग थी। वह एक मशहूर अभिनेत्री थी जो बाद में हाई सोसाइटी की एक प्रतिष्ठित शख्सियत बन चुकी थी। जहां भी जाती, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी महिला मुझे मैसेज क्यों कर रही है। उसने लिखा कि मेरे पिता ने उसे बताया है कि मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि देश के सबसे प्रसिद्ध निर्देशक कभी मुझे अपने प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका देने के लिए मनाने की कोशिश कर चुके हैं। मैसेज पढ़ते ही मेरा सिर घूम गया। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाता, उसने अगले दिन होने वाले एक ऑडिशन का समय और पता भेज दिया। साथ ही कहा कि मुझे वहां जरूर पहुंचना है। ये पढ़कर तो मेरी लगभग चेतना ही चली गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, तब मुझे लगा कि शायद ये सब सपना था। मगर जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, सिस्टम की आवाज सुनाई दी। इस बार मुझे मेथड एक्टर नाम की नई क्षमता मिल चुकी थी। इस शक्ति की मदद से मैं किसी भी किरदार की भावनाओं को पूरी तरह समझ सकता था और उसे बिल्कुल असली तरीके से निभा सकता था। जैसे ही यह क्षमता सक्रिय हुई, अभिनय से जुड़ा विशाल ज्ञान मेरे दिमाग में भरने लगा। अब ऑडिशन के दृश्य मुझे बेहद आसान लग रहे थे। अगली सुबह मैं बताए गए पते पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरी जगह ऑडिशन देने आए लोगों से भरी हुई थी। सेट पर मौजूद हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त था। कोई लाइट संभाल रहा था, कोई कैमरा, कोई कलाकारों की तैयारी में लगा था। हर कोई इस प्रोडक्शन को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। भीड़ के बीच खड़ा मैं पूरी तरह उलझ गया। मुझे सिर्फ यहां आने के लिए कहा गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि ऑडिशन के लिए रिपोर्ट कहां करना है। मैंने गहरी सांस ली और एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो स्क्रिप्ट विभाग से लग रहा था और फिलहाल खाली दिखाई दे रहा था। मैंने विनम्रता से पूछा कि ऑडिशन रूम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उसने मेरा नाम पूछा। जब मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं शेन यान के किरदार के लिए ऑडिशन देने आया हूं, तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने कहा कि मैं सीधे इस रास्ते पर जाऊं, उसके बाद बाईं तरफ मुड़ूं और जिस कमरे के बाहर ऑडिशन का बोर्ड लगा हो वहीं जाकर इंतजार करूं। उसने मुझे एक अस्थाई पास दिया और फिर अपने काम में लग गया। मैंने हाथ में पकड़े पास को देखा और ऑडिशन रूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे देखा और मन ही मन सोचा कि दिखने में तो मैं ठीक हूं, लेकिन किसी अभिनेता जैसा नहीं लगता। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी की सिफारिश से मुझे यहां आने का मौका मिला है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि सेरेना सॉन्ग ने आखिर एक ऐसे नए लड़के को ऑडिशन देने की अनुमति क्यों दी। आखिरकार मैं ऑडिशन रूम तक पहुंच गया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे के भीतर स्टाफ के लोग तैयारी में लगे हुए थे। मैंने गहरी सांस ली, पूरे माहौल को ध्यान से देखा और प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। फिर वेटिंग एरिया में जाकर अपना बैग रखा, बैठ गया और ऑडिशन की सामग्री दोबारा पढ़ने लगा। तभी अचानक कमरे के बाहर हलचल शुरू हो गई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मुख्य दरवाजा खुल चुका था और कई महत्वपूर्ण लोग अंदर आ रहे थे। उनमें निर्देशक लिन, निर्माता झांग और पटकथा लेखक
चेन भी शामिल थे। लेकिन उन सभी के बीच सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली शख्सियत अब भी सेरेना सोंग ही थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सभी का अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया। मैंने बताया कि मेरा नाम ईथन है और मैं शेन यान के किरदार के लिए ऑडिशन देने आया हूं। मेरी नजर सेरेना से मिली और हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे